हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। मिथिकल टेलवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन की बुक को एक साथ एक जगह पर पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं द स्वॉर्न स्वॉर्ड बुक के चैप्टर 8 के बारे में। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भी दोस्तों ने इसके पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो चैप्टर देख ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डंक आज की इस आखिरी रात में सर यूस्टेस से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता था। इसीलिए डंक और एग स्टैंड फास्ट के बाकी मेहमानों के साथ तहखाने में जाके सो गए। डंक के लिए यह एक बेचैन भरी रात थी। वहीं पास में सो रहे लेम और लाल आंखों वाला पेट दोनों खराटे ले रहे थे। लेम जोर से खराटा ले रहा था तो वहीं पेट लगातार खराटे ले रहा था। तहखाने में नमी से भरी हवा जो नीचे के गहरे झरोकों के जाल से होते हुए ऊपर की ओर आ रही थी। डंक अपने कठोर और खुरदरे बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। डंक को कभी नींद आती तो कभी वह अचानक से जाग जाता। जंगल में डंक को काफी सारे मच्छरों और कीड़ों ने काट लिया था, जिसकी वजह से अब डंक को बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। डंक के बिस्तर पर भी कुछ पिस्सू थे जो डंक को काट रहे थे। डंक मन में सोचता है कि कल सुबह इस जगह से सुबह होते ही उस बुढ़े सर यूस्टेस, सर बेनिस और बाकी सब लोगों से छुटकारा पा लूंगा और इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा। शायद अब समय आ गया है कि एग को वापस समर हॉल के किले में ले जाया जाए ताकि वह अपने पिता मेकार से मिल सके। जब हम स्टैंड फास्ट किले से बहुत दूर निकल जाएंगे तब मैं एग से इसके बारे में पूछूंगा। डंक के लिए आज की रात काफी लंबी लग रही थी और सुबह बहुत दूर। डंक के दिमाग में विचारों का भूचाल आया हुआ था। डंक के मन में 3 सिर वाला ड्रैगन, लाल ड्रैगन, काला ड्रैगन, चेक वाला शेर, पुरानी ढालें, फटे पुराने जूते, नदियां, खाई, बांध और राजा की बड़ी मोहर वाले दस्तावेज से भरा हुआ था जिन्हें वह पढ़ नहीं सकता था। और इसके साथ साथ कोल्ड मोट की रेड विडो रोहाने और उसका वह झाइयों वाला चेहरा, उसकी पतली बाहें, उसकी लंबी लाल चोटी को देख सकता था। डंक को खुद के लिए गिल्टी महसूस हो रही थी और मन में सोचता है, मुझे टेंसल के बारे में सपने देखने चाहिए। टेंसल टू टॉल, वो लोग उसे यही कहते थे, लेकिन वह मेरे लिए ज्यादा लंबी नहीं थी। उसने मेरी ढाल पर रंग किया था और एल्म का पेड़ बनाया और मैंने उसे ब्राइट प्रिंस एरियन से बचाया था, लेकिन वह ट्रायल बाय 7 से पहले ही गायब हो गई। शायद वह मुझे मरते हुए नहीं देख सकती थी। डंक अपने आप से कहता है, मुझे पता ही क्या है, मैं हूँ डंक द लंक, किले की दीवार जितना मोटा और ओरेक्स बेल जितना सुस्त। टेंसल मुझे देख के मुस्कुराई थी, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं पकड़ा। ना हमने एक दूसरे को गले लगाया, ना ही हमने एक दूसरे को चूमा, यहाँ तक के होठों से गालों को भी नहीं। लेकिन रेड विडो रोहाने ने मुझे कम से कम छुआ तो था। इसके लिए डंक के पास सबूत के तौर पर सूजा हुआ होठ था। तब डंक अपने आप से कहता है, मूर्ख मत बनो, वह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। वह बहुत छोटी और बहुत चालाक है। जरूरत पड़ने पर वह और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आखिरकार करवटें बदलते बदलते डंक को नींद आ गई तो उसने सपना देखा कि वह वाट्सवुड के जंगल के बीच में एक खुले मैदान में दौड़ रहा है। वह लेडी रोहाने की तरफ दौड़ रहा है और लेडी रोहाने उस पर तीर चला रही थी। उसका हर एक तीर डंक को लग रहा था। लेडी रोहाने का छोड़ा हुआ तीर सही निशाने पर लग रहा था और वह तीर डंक के सीने के आर पार हो रहा था। अब डंक के सीने में एक अजीब तरह का मीठा सा दर्द होता। डंक को वहां से मुड़कर भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह लेडी रोहाने की तरफ दौड़ रहा था। वह चाह कर भी तेज नहीं दौड़ सकता था, जैसा कि सपने में होता है। वह धीरे धीरे दौड़ रहा था। डंक को इतना मीठा दर्द हो रहा था कि मानो जैसे कि हवा ही शहद बन गई हो। और फिर एक तीर आया और फिर एक और तीर। और वहीं दूसरी तरफ लेडी रोहाने के तर्कस में तीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेडी रोहाने की आंखें ग्रे और हरी थी और उसकी आंखों में शरारत भरी थी। डंक लेडी रोहाने से कहना चाह रहा था कि तुम्हारा यह गाउन तुम्हारी इन आंखों के रंगों को और ज्यादा निखार रहा है। लेकिन डंक देखता है कि उसने कोई गाउन नहीं पहना है, यहाँ तक कि उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे और उसकी छाती पर झाइयों के हल्के हल्के निशान थे।
एरो ने डंक को एक बड़े पोर्क्यूपाइन जैसा बना दिया था। फिर भी डंक जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ उसके पैरों के पास पहुंचा और डंक को किसी तरह से उसकी लाल चोटी पकड़ने की ताकत मिल गई। डंक ने उसे एक जोरदार झटके के साथ अपने ऊपर खींच लिया और उसे जोर से कस लिया। और जैसे ही लेडी रोहानी को किस करने ही वाला था कि तभी एक अचानक तेज चिल्लाने की आवाज के साथ डंक जाग गया। जब डंक की नींद खुली तो उस अंधेरे तहखाने में सब कुछ अस्त व्यस्त था। गाली गलौज और शिकायतों की आवाजें गूंज रही थी। आदमी एक दूसरे से टकरा रहे थे क्योंकि वे सब लोग अपने कपड़ों और भाले ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। तब एग को एक मोमबत्ती मिली और उसने उसे जलाया ताकि वहां पर कुछ रोशनी हो सके। डंक सबसे पहले सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा और वह लगभग सैम स्टूप से टकरा ही गया था, जो सीढ़ियों के नीचे की तरफ भाग रहा था। सैम स्टूप हाँफते हुए कुछ बड़बड़ा रहा था। डंक ने उनको दोनों कंधों से पकड़ा ताकि वह गिर ना जाए और डंक ने पूछा, सैम क्या हुआ है? तब सैम स्टूप कहता है, आसमान आसमान। और उसके द्वारा कहे गए इस शब्दों का किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो सब देखने के लिए छत पर चले गए। वहां पर सर यूस्टेस पहले से ही मौजूद थे। वो अपने नाइट गाउन में थे, किले की दीवार के पास खड़े होकर दूर वार्ट्सवुड के जंगलों की तरफ देख रहे थे। और तभी डंक देखता है कि सूरज पश्चिम में उग रहा था और डंक को यह समझने में काफी देर लग गई कि इसका मतलब क्या है। तब सर यूस्टेस बताते हैं कि वार्ट्सवुड के जंगल में आग लग गई है और वहीं दूसरी तरफ मीनार के नीचे सर बेनिस ने गालियों की झड़ियां लगा दी और वो गालियां इतनी गंदी थी कि उनको सुनकर शायद एगोन द अनवर्दी भी शर्मा जाए। और वहीं सैम स्टूप प्रार्थना करने लगता है। वो सब आग की लपटों को देखने के लिए बहुत दूर थे, लेकिन आग की लाल चमक ने पश्चिम के आधे हिस्से को घेर लिया था और आग की रोशनी के ऊपर से सारे तारे गायब हो रहे थे। किंग्स क्राउन तारा पहले ही आधा गायब हो चुका था, बाकी तारे बढ़ते हुए धुएं के पीछे छुप रहे थे। तब डंक कहता है, आग और तलवार, आग और तलवार। लेडी विडो ने यही कहा था। वार्ट्सवुड के जंगल में आग पूरी रात जलती रही। इस रात को स्टैंड फास्ट में कोई भी नहीं सोया। कुछ ही देर बाद उन्हें धुएं की गंध आने लगी और वहीं दूर आग की लपटें लाल स्कर्ट पहने लड़कियों की तरह नाचती हुई दिखाई दे रही थी। वो सब सोच रहे थे कि आग की लपटें उन्हें ही ना निगले। डंक दीवार के पीछे खड़ा ये सब चीज देख रहा था और उसकी आंखें जल रही थी। तब डंक कहता है, सर बेनिस, वह तुम्हें सबक सिखाना चाहती है, शायद तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तब सर बेनिस पान का पत्ता चबाते हुए ऊपर की तरफ आते हैं और सर बेनिस कहते हैं, क्या मैं अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग जाऊं, या इससे अच्छा होगा कि मैं इन कमबख्त मुर्गियों पर बैठकर उड़ने की कोशिश करूं। तब डंक कहता है, तो तुम खुद को उनके हवाले कर दो और बस वह तुम्हारा नाक ही काटेगी। तब बेनिस कहता है, मुझे अपनी नाक जैसी है वैसी ही पसंद है मूर्ख, उसे कोशिश करने दो, देखते हैं क्या करता है। और फिर सर बेनिस किले की दीवार पर पीठ टिकाकर नीचे बैठ गए और अपनी थैली में से एक पत्थर निकालकर अपनी तलवार की धार को तेज करने लगा। और वहीं बगल में खड़े सर यूस्टेस अपनी दबी हुई आवाज में कुछ बड़बड़ा रहे थे और वो लड़ाई की योजना बना रहे थे कि लड़ाई कैसे लड़नी है। फिर सर यूस्टेस कहते हैं, लुकास हमारा इंतजार उस बांध पर करेगा, इसलिए हम उनकी फसलें जला देंगे, आग का जवाब आग से देंगे। बेनिस को भी यही लगा कि यह सही रहेगा। शायद हमें उनकी मील को आग लगा देनी चाहिए और उस मील को चलाने वाले सभी लोगों को मार देना चाहिए। इससे उन्हें बहुत नुकसान होगा, लेकिन यह मील कोल्डमोट किले की दूसरी तरफ 6 मील दूर है। लॉन्गिंज को वहां पर हमारे होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। एग वहां पर खड़ा सर बेनिस की ये बात सुन रहा था और एग ने धीरे से खांसा और डंक से कहता है, सर आपको उन्हें रोकना चाहिए। तब डंक एग की ओर देखता है। एग की बड़ी और पर्पल आंखें चमक रही थी। तब डंक कहता है, मैं कैसे रोकूं? रेड विडो, सर लुकास इन्हें खुद ही रोक देंगे। यह तो बस शोर मचा रहे हैं एग। या तो वो सब बातें करेंगे या फिर ये डर के मारे अपनी पतलून गीली कर देंगे। अब हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब सुबह हुई तब आसमान धुएं की वजह से धुंधला और ग्रे रंग का था। हवा में मिले धुएं की वजह से डंक की आंखों में जलन हो रही थी और डंक यहाँ से जल्दी निकलना चाहता था। हालांकि रात भर जागने के बाद डंक को नहीं पता था
कि वो कितनी दूर जा पाएंगे। डंक और एग ने उबले हुए अंडे खाकर नाश्ता किया। डंक ने 4 अंडे खाए तो वहीं एग ने सिर्फ 2 अंडे, और साथ में डंक ने एले भी पी। डंक को लगता है कि इस नाश्ते और इस एले के लिए सर यूस्टेस का एहसान है। और वहीं दूसरी ओर बेनिस बाहर बाकी लोगों को ड्रिल के लिए जगा रहा था। डंक ने खुद से कहा वो सब यूस्टेस ओसगरे के आदमी हैं। जब वो अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे तब एक कहता है, सर हम फेयर ऑयल जा सकते हैं। अगर वहां पर डेगन ग्रेजॉय के समुद्री लुटेरे हमला कर रहे हैं तो हमें लॉर्ड फारमेन के पास जाना चाहिए, शायद उन्हें कुछ योद्धाओं की जरूरत हो। तब डंक कहता है यह एक अच्छा विचार है, क्या तुम कभी फेयर ऑयल गए हो? तब एग कहता है नहीं सर डंक, मैं नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि वो बहुत सुंदर है और लॉर्ड फारमेन की जगह बहुत सुंदर है और उनके महल भी बहुत सुंदर है, उसे फेयर कैसल कहते हैं। तब डंक हंस पड़ा और उसने कहा तो ठीक है, फिर फेयर कैसल ही सही। और डंक को महसूस हुआ कि उसके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। फिर डंक आगे कहता है मैं घोड़े को देखता हूँ, तब तक तुम ऊपर छत पर जाओ और हमारे बिस्तर ले आओ। आज की सुबह डंक वह आखिरी चीज चाहता था कि वो बुढ़े उसगरे के साथ कन्फर्ट करे। डंक कहता है अगर तुम्हें सर यूस्टेस दिखे तो तुम उससे दूर ही रहना और उन्हें कुछ मत कहना। तब एग कहता है जी सर। बाहर सर बेनिस ने नए सैनिकों को भाले और ढाल के साथ एक कतार में खड़ा किया हुआ था, उन्हें एक साथ आगे बढ़ना सिखाने की कोशिश कर रहा था। और जब डंक किले के आंगन को पार कर रहा था तब बेनिस का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। डंक मन में सोचता है कि वह उन सभी सैनिकों को मौत के मुंह में ले जाएगा। रेड विडो यहाँ पर किसी भी पल आ सकती है। तब एग अपने बिस्तर को लेकर लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे उतरा और दरवाजे से तेजी से बाहर निकला। सर यूस्टेस स्टैंडफास्ट किले की बालकनी पर हाथ रखकर खड़े थे और जब डंक किले के आंगन से बाहर निकलता है तो डंक की नजरें सर यूस्टेस से मिलती है। तो डंक देखता है कि उसकी मूंछें फड़फड़ा रही है और वह जल्दी से नजरें चुराकर दूसरी तरफ मुड़ गया। सर बेनिस ने अपनी पीठ पर अपनी ढाल टांगी थी जो कि बिना पेंट की हुई थी और उस पर कोई भी सीजल और चिन्ह नहीं था, बस एक उभरा हुआ हिस्सा था जिसे देखकर डंक को किसी बड़ी बंद आंखों की याद आ गई जो कसकर बंद की हुई थी, उतना ही अंधा जितना कि सर बेनिस खुद। सर बेनिस ने अपने सैनिकों की ओर देखा और उसके मुंह से पान की वजह से लाल लार टपक रही थी और उसने कहा इतने कम भालों के साथ हम पहाड़ी पर कब्जा नहीं रख सकते, यह किला ही आखिरी रास्ता है। और फिर उसने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम किले के अंदर जाने के बाद उन लकड़ी की सीढ़ियों को ऊपर खींच लेंगे और फिर लेडी बेबर और उनके सैनिक हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जब तक कि वो अपनी खुद की सीढ़ियां ना बना लें। वो रस्सियां और कांटेदार हुक भी ला सकते हैं, वो छत के ऊपर चढ़कर तुम पर हमला कर सकते हैं या फिर वो दूर खड़े होकर अपने धनुष से तुम्हारे ऊपर तीरों की बौछार कर सकते हैं। खरबूजे, बीन्स और बार्ली कॉर्न वाले सैनिक उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बहादुरी की सारी बातें हवा हो गई थी जबकि हवा का एक झोंका भी नहीं था। वो सैनिक अपने भालों को पकड़े हुए डंक, बेनिस और फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तब डंक ने उस ओसगरे की फटे हाल सैनिकों की टोली की तरफ इशारा करते हुए कहा यह टोली तुम्हारे किसी काम की नहीं है, अगर तुम इन्हें खुले में छोड़ दोगे तो रेड विडो के नाइट इन्हें टुकड़ों में काट देंगे और उस टावर के अंदर इनके भाले कोई भी काम में नहीं आएंगे। तब सर बेनिस कहते हैं वो छत पर से पत्थर फेंक सकते हैं, ट्रेब पत्थर फेंकने में माहिर है। तब डंक कहता है मुझे लगता है कि वह 1 या 2 पत्थर फेंक सकता है जब तक कि रेड विडो का कोई तीरंदाज उसे तीर ना मार दे। तब पास में खड़ा एग कहता है सर अगर हमें निकलना है तो यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि वह रेड विडो और उसके सैनिक आ जाए। एग सही कह रहा था, अगर हम यहाँ पर देर करेंगे तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे। डंक हिचकिचा रहा था और फिर डंक कहता है इन्हें जाने दो सर बेनिस। तब बेनिस कहता है अपने बहादुर सैनिकों को खो दूं। और फिर बेनिस उन सैनिकों की तरफ देखता है और गधे की तरह जोर से हंसता है। और फिर बेनिस आगे कहता है तुम लोग कोई गलत फहमी मत पालना, जो कोई भी भागने की कोशिश करेगा
मैं उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दूंगा। तब डंक ने अपनी तलवार निकाली और कहा, कोशिश करके देखो और मैं तुम्हारी अंतड़ियां निकाल दूंगा। और फिर डंक उन आम लोगों से कहता है, तुम सब अपने गांव वापस जाओ और देखो कि आग ने तुम्हारे घर और फसलों को बर्बाद तो नहीं कर दिया। उन गांव वालों में से कोई भी नहीं हिला और सर बेनिस डंक को घूरते रहे और पान को चबाता रहा। तब डंक ने सर बेनिस को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से उसने कहा, तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। ऐसा लग रहा था किसी देवता ने यह शब्द डंक के मुंह में डाल दिया हो। यह वॉरियर तो नहीं, क्या मूर्खों का भी कोई देवता होता है। एक बार फिर से डंक ने कहा, जाओ तुम लोग, अपने अपने भाले और ढाल उठाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना कल सुबह की किरण देखना तुम्हें नसीब नहीं होगा। क्या तुम अपनी पत्नियों को फिर से चूमना चाहते हो? क्या तुम अपने बच्चों को गोद में लेना चाहते हो? तो तुम घर जाओ। क्या तुम सब के सब बहरे हो गए हो? और तभी मुर्गियों के बीच एक अफरा तफरी मच गई और भागते हुए बिग रोब का पैर एक मुर्गी पर पड़ गया और मुर्गी को कुचल दिया। और वहीं दूसरी ओर पेट अपने भाले से विल बीन को मारने ही वाला था कि उसका भाला उसके हाथ से छूटकर उसके पैरों में फंस गया। तब तक बाकी के लोग वहां से भाग खड़े हुए। खरबूजे वाले सैनिक एक तरफ, बीन्स वाले सैनिक दूसरी तरफ, तो बार्लीकॉर्न वाले सैनिक तीसरी तरफ भागे। सर यूस्टेस किले के ऊपर की मीनार से जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। और तब डंक मन में सोचता है कि कम से कम ये लोग सर यूस्टेस के लिए तो बहरे हैं। जब तक सर यूस्टेस अपने किले से निकलकर नीचे आए, तब तक मुर्गियों के बीच में सिर्फ डंक, एग और बेनिस ही बचे थे। फिर सर यूस्टेस जोर से चिल्लाए कि वापस आ जाओ, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है, तुम मेरी इजाज़त के बिना कहीं भी नहीं जा सकते। अब बेनिस कहता है, अब कोई फ़ायदा नहीं है माय लॉर्ड, वो सब के सब चले गए। तब सर यूस्टेस डंक को कहते हैं, सर डंकन, तुम्हें उन्हें भेजने का कोई हक नहीं, मैंने उन्हें नहीं जाने के लिए कहा था। और तब एग अपनी टोपी उतारता है और टोपी से धुएं को हटाते हुए कहता है, हमने आपको नहीं सुना माय लॉर्ड, क्योंकि मुर्गियां इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि हमें आपकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वह बुढ़ा ओस्ग्रे स्टैंड फास्ट की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठ गया और उसने डंक को उदास भरी आवाज़ में पूछा, उस औरत ने तुम्हें मुझे उसके हवाले करने के लिए क्या दिया है? मुझे धोखा देने के लिए, मेरे सैनिकों को दूर भेजने के लिए, मुझे यहाँ अकेला छोड़ने के लिए उसने तुम्हें कितना सोना दिया है? तब डंक कहता है, आप अकेले नहीं हो माय लॉर्ड, मैं आपकी छत के नीचे सोया हूँ और आज सुबह मैंने नाश्ते में अंडे खाए हैं और साथ में आपकी बियर पी है और मैं इसके लिए आपका एहसानमंद हूँ। और मैं यहाँ से ऐसे दुम दबाकर नहीं भागूंगा, मेरी तलवार अभी भी यही है। तब सर यूस्टेस धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने कहा, एक तलवार भला उस औरत के सामने क्या कर सकती है? तब डंक कहता है, उसे आपकी जमीन से दूर रखने की कोशिश तो कर ही सकती है। फिर सर यूस्टेस कहते हैं, पत्थरों की दीवारों के पीछे छिपने से बेहतर है कि बहादुरी से उसका सामना किया जाए। खरगोश की तरह मरने से बेहतर है एक शेर की तरह मरा जाए। हम हजारों सालों से नॉर्थ मार्च के मार्शल रहे हैं, मुझे अपना कवच चाहिए। और फिर सर यूस्टेस धीरे धीरे वापस सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। एग डंक की ओर देखता है और एग कहता है, सर डंकन, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी एक पूंछ भी है। तब डंक कहता है, क्या तुम कान के नीचे थप्पड़ खाना चाहते हो? तब एग कहता है, नहीं सर। क्या आपको भी अपना कवच चाहिए? तब डंक कहता है, कवच भी चाहिए और एक और चीज़। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्द इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।